दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्यारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि कम से कम आपके लिए 15 से 20 पिछले ईयर के पूछे गए एमसीक्यू जो 20-20 प्रश्न है उसका वीडियो मैं आपको दूंगा। यानी 20-20 प्रश्नों का श्रृंखला मैं चला रहा हूं और लगभग आपके पास 400 प्रश्नों का श्रृंखला तैयार हो जाएगा। तो 400 प्रश्नों में 18-19 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में जो पूछे जाते हैं वो रिपीट किए जाते हैं। ठीक है ना। तो आप इसकी तैयारी अगर करते रहे तो काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर मैं गद्य, काव्य, संस्कृत, व्याकरण सब कुछ मैं एक फास्ट रिवीजन के तौर पर तैयार करा दूंगा परीक्षा के पहले। और पूरा अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। प्लेलिस्ट में गद्य का, काव्य का, संस्कृत का और व्याकरण का सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से पार्ट वाइज आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नियमित अगर ये शुभचिंतक हैं, हमारे व्यूअर हैं, तो आप इसको लाइक और शेयर खूब शानदार कीजिए, क्योंकि लाइक में आप कंजूसी अभी कर रहे हैं, मैं ये जरूर कहूंगा। ठीक है ना। क्योंकि जो मैं कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं और सब आपके लिए, जो कुछ भी सब फ्री में है। टेलीग्राम पर आपको उसका बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ हम कंटेंट तैयार करते हो उसमें प्लेलिस्ट क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल भी ज्ञान कोश एजुकेशन के ही नाम से है। चलिए, तो यह जो क्वेश्चन पेपर है आप देखिए, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है एचडी श्रृंखला का। जो पेपर का जो सीरीज है एचडी सीरीज का, ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। मैं चाहूं तो इसका पीडीएफ बना करके मैं डाल दूंगा, लेकिन सीधे मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दे रहा हूं। पीडीएफ का मतलब टाइपिंग करके, ठीक है ना। लेकिन मैं सीधे क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं ताकि आप बिलीव करें कि पिछले वर्ष जो पूछे गए प्रश्न जो मैं बता रहा हूं वास्तव में हैं। ये कहीं मैं आपको डार्क में रख करके काम नहीं कर रहा हूं कि ये पूछा गया, नहीं, ये वास्तव में पूछे गए हैं, ये प्रूफ के तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। कल के वीडियो में आपको ये बताया गया है कि किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप न देखे हो तो उस वीडियो को देख लीजिए। और पीछे लगातार फास्ट रिवीजन का वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है, आप उन वीडियो को जरूर देखें। देखिए, पहला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं आपको ये बताना है। तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या चाहे रामचंद्र शुक्ल हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो ट्रिक लगा होगा आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, मैं जो बता रहा हूं आप उस पर ध्यान देंगे। जो छोटा सा पेन से टिक लगा हुआ है यहाँ, जैसे देखिए बी पर ऐसे लगा हुआ है, ऐसा इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। तो अब इसमें से कौन से आपको ये बताना, आपको ये ध्यान देना है प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। आप प्रश्न के स्ट्रक्चर पर जरूर ध्यान देंगे। क्या क्या पूछ रहा है? निबंधकार पूछ रहा है, तो ठीक है, बालकृष्ण भट्ट निबंधकार हैं। लेकिन आलोचक की बात है तो आलोचक भी हैं, कुछ छोटी मोटी आलोचना भी की है, ठीक है। लेकिन इतिहासकार की बात किया जाए तो बालकृष्ण भट्ट इतिहासकार नहीं है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है ये भी निबंधकार हैं, आलोचक के भी श्रेणी में आएंगे, लेकिन ये भी इतिहासकार के श्रेणी में नहीं आएंगे। और क्या पूछ रहा है कि श्रेष्ठ निबंधकार, तीनों जो हैं, यानी निबंधकार भी हो, आलोचक भी हो और इतिहासकार भी हो, तो केवल और केवल एक नाम आपके सामने आ रहा है और वह नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा प्रश्न देखिए, महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र क्या है आपको ये बताना है। तो क्या है? एक है जिंदगी मुस्काई, ये सही नहीं है, ठीक है ना। अतीत के चलचित्र, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गांव के साँझ भी नहीं है और बाजे पहलिया के घुंघरू भी नहीं है। तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप थोड़ा जरूर बताएंगे। इसके पहले भी हम प्रश्न आपके सामने रखे थे, लेकिन आप उसका कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप अभी भी तैयार नहीं परीक्षा के लिए। अगर आप अपनी किताब से ढूंढे तो इसका उत्तर मिल जाएगा, और क्या पता कि परीक्षा में आ भी जाए। अगर मैं सीधे उत्तर बताऊं तब उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो आप जो है ये बताएंगे कि जिंदगी मुस्काई और बाजे पहलिया घुंघरू और गांव की सांझ, ये तीन
प्रश्न का उत्तर क्या है, मतलब इसके रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम सभी का उत्तर कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। ठीक है ना, पहले आप प्रयास करें। अगला जो प्रश्न है, कोणार्क के रचनाकार कौन है? क्या पूछ रहा है? कोणार्क के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर है या चंद्र छूट गया, जगदीश माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना, राम कुमार वर्मा है या जयशंकर प्रसाद है या विष्णु प्रभाकर है? इन चारों में कौन है? फटाफट आप उत्तर दीजिए ताकि मैं आपको इसका उत्तर बताऊं। ठीक है ना, तो आपका सही उत्तर क्या है? कोणार्क। कोणार्क के रचनाकार जो है ये जगदीश चंद्र माथुर, या चंद्र छूटा हुआ, जगदीश माथुर, जगदीश चंद्र माथुर पूरा नाम इनका। ठीक है ना, चौथा प्रश्न है, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, तो आप एक चीज से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ चांद वाली जो बात दिखाया जा रहा है, लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं पानी में चंदा और चांद पे आदमी एक निबंध है आपके पुस्तक का अंतिम पाठ का, गद्य के अंतिम पाठ का ये निबंध है। इसके रचनाकार कौन है? याद करिए, कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है ना, तो चलो चांद पर चलें यह भी उन्हीं का है, और पानी में चंदा और चांद पे आदमी यह भी उन्हीं का है। तो जयप्रकाश भारती एक ऐसे निबंधकार हैं जिनका, इनकी रचनाओं को अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इनकी रचनाओं को याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तूफानों के बीच की रचना विधा है, तूफानों के बीच की रचना विधा माने किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। कहानी है या उपन्यास है या एकांकी है या रिपोर्टाज है, क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए, तूफानों के बीच जो है एक रिपोर्टाज है। अब आपसे एक प्रश्न मैं फिर कर रहा हूं कि तूफानों के बीच किसकी रचना है, क्या पता अगली परीक्षा में आ जाए। तो आप इसको अवश्य बताएं, प्रयास करके बताएं। आप किताब में ढूंढेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप हमसे पूछिएगा, मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन थोड़ा आप एक कदम चलिए, मैं आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार हूं। छठवां प्रश्न क्या कर रहा है? केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल के हैं या रीतिकाल के हैं या भक्ति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, मुझे नहीं लग रहा कि आप में किसी का इसका उत्तर गलत आप करेंगे। ये रीतिकाल के ही कवि हैं, क्योंकि रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त हैं या भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर सूरदास हैं, कौन है आपको ये बताना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत भारती एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है। और इसी रचना के आधार पर इनको राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया है, राष्ट्र कवि इसी रचना के आधार पर इनको कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र युग की समयावधि क्या है? एक प्रश्न आपके अवधि से पूछा जाएगा, किस काल की अवधि यानी समय सीमा। तो समय सीमा आप जरूर याद कर लें, गद्य का भी और काव्य का भी। ठीक है ना, दोनों का समय सीमा बढ़िया से तैयार कर लें, एक प्रश्न वहां से आपको जरूर परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो भारतेंद्र युग की समयावधि क्या है, समय सीमा क्या है? यानी 1900 से 1928 है या 1868 से 1900 है या 1919 से 1936 तक है या 1800 से 1826 तक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सन 1868 से 1900 तक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, क्या पूछ रहा है? रचना नहीं है, नहीं पर आप जरूर ध्यान देंगे, नहीं तो आप ये आपका उत्तर जिससे गलत हो जाएगा। जैसे आपको याद पड़ा, अच्छा ग्राम्य उन्हीं का है, तुरंत आप उत्तर टिक करके और गोला भर करके चले आएंगे, जबकि आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने नहीं पर ध्यान नहीं दिया कि पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसको समझिए। ये कह रहा है कि रचना नहीं है, तो देखिए ग्राम्य है, स्वर्णधूल भी है और युगांत भी है, कामायनी नहीं है, अर्थात यही आपका उत्तर है। क्या पूछ रहा है? कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो कामायनी नहीं है। प्रश्न को मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, हर वीडियो में आपको बताता हूं कि 2-3 बार जरूर पढ़ लें, नहीं अगर कहीं है तो पर जरूर ध्यान दें। जल्दबाजी में आप जानते हुए प्रश्न का उत्तर गलत करके परीक्षा में आ जाएंगे, तो थोड़ा सावधानी से काम करेंगे।
या कहीं अगर आप गोला भर दिए उसके बाद पता चला कि अरे यार ये तो नहीं वाला पूछा है और हम है वाला समझ गए हैं, तो फिर आपका उत्तर गलत, क्योंकि आप न काट पीट कर सकते हैं, न व्हाइटनर लगा सकते हैं, और जैसे उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ उस उत्तर को करेंगे तो उत्तर ऐसे ही नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना, इस पर आप ध्यान देंगे। आगे देखिए 10वां प्रश्न, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, अब आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, आप ध्यान दीजिए। मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं, व्याकरण के वीडियो अगर आप निकालेंगे तो यहां मैं बता दूं, रीति मुक्त काव्यधारा के 4 कवि हैं, याद रख लीजिए। घनानंद है, घनानंद है, यहां से प्रश्न एक अक्सर बनता है। फिर बोधा है, कौन है, बोधा, बोधा, ठीक। फिर आलम है, क्या है, आलम, आलम। फिर ठाकुर है। इन 4 कवियों को याद रखिए बेटा, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के ये कवि हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो पूछ रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, तो सीधे आपका जब 4 विकल्प आप देख लिए तो आप यहाँ देखिए कौन है, तो सीधे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि विकल्प डी क्या है, घनानंद। क्या है, घनानंद, इसका उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है, क्या, घनानंद। ठीक है ना, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, ये वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। हा रघुनंदन प्रेम प्रतीत। हाँ, एक चीज और बता दूं, आप ये 11वां प्रश्न देख रहे हैं क्या, व्याकरण शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं, जो 20 प्रश्न है उसका कैटेगरी बटा हुआ बेटा, ध्यान दीजिएगा। 5 प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 प्रश्न काव्य साहित्य के इतिहास से, और 10 प्रश्न व्याकरण से। उन 10 प्रश्नों में एक प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न, हाँ यहाँ आपको मैं थोड़ा सा डाटा बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा आपको तैयारी किस तरह से करनी है। देखिए 1 मिनट, ये आपका जो 5 प्रश्न क्या है, गद्य साहित्य से पूछा जाएगा। 5 प्रश्न काव्य साहित्य से पूछा जाएगा। ठीक है ना, और देखिए एक प्रश्न, माने एक प्रश्न आपका किससे पूछा जाएगा, रस से। एक प्रश्न पूछा जाएगा छंद से। एक प्रश्न पूछा जाएगा अलंकार से। ठीक है ना, अभी और आगे बढ़िए, फिर आपको हम बताते चलेंगे। इतना पर आप ध्यान रखिए, 5 प्रश्न गद्य, 5 प्रश्न काव्य, 1 प्रश्न रस, 1 प्रश्न छंद, 1 प्रश्न अलंकार। उसके बाद से आगे और हम बताते हैं और किस तरह कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसी सेक्शन से उतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, तो कह रहा है कि हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है। देखिए रस से ये प्रश्न पूछा गया है, रस छंद अलंकार बताए ना, ये प्रश्न पूछा गया, तो इसमें कौन सा रस है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाय शब्द जो है, हाय किसका प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है। यहाँ विस्मयात बोधक चिन्ह भी है, यानी कि सीधे आप यहाँ से अगर इसका अर्थ को गोली मारिए, अर्थ क्या कर रहा समझिए नहीं, बस केवल आप इसको ध्यान दीजिए। कुछ मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, कैसे आप जानेंगे कि किस रस से पूछा गया है। तो देखिए आपके कोर्स में केवल 2 ही रस है, ये भी मैं आपको बता दूं, हास्य और करुण। इसके बाहर कोई प्रश्न, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, या तो जो उदाहरण होगा वो हास्य रस से होगा या तो करुण रस से होगा। तो जहां हास्य नाम का कोई शब्द आए, हंसी का कोई शब्द आए, हंसी जैसा कोई शब्द आए, हास्य का कोई शब्द आए, ऐसा आप कोई शब्द अगर आप देखें तो सीधे आप
सीधे आप क्या करेंगे, हास्य रस को करेंगे। और जहां कोई दुख का प्रतीक आवे, जहां किसी प्रकार का आपको ये लगे कि करुण का, दुख का, शोक की बात यहाँ बताई गई है, तो सीधे आपका करुण रस हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा। इससे बाहर आपको टेंशन, आप मेरे साथ बने रहेंगे ना, सारा टेंशन फ्री आप रहेंगे। बोर्ड परीक्षा कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसके बाहर आप ये 4 विकल्प दिया है ना, वीर और रद्र, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसमें से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स में जो है वही पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, ज्यों आखिन सब देखिए, आंख न देखी जाए। ये इसमें जो है आपका पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। अब आपको यहाँ एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अलंकार को पकड़ने का तरीका। यहाँ बहुत सारे लोग ये उत्प्रेक्षा अलंकार के चक्कर में पड़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन नहीं। पहले आप अर्थ को समझिए। आप जैसे जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानो, ये वाचक शब्द उत्प्रेक्षा के हैं। सा, सम, सरिस, जस, जैसा, इस तरह का कोई शब्द होता है वो उपमा का होता है। ये वाचक शब्द जो होते हैं। तो जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा। पहले आप अर्थों को समझने का प्रयास करें। क्या करें? आप अर्थ को समझने का प्रयास करें। ज्यों आंखें सब देखिए, आंख न देखी जाए, उस तरह से सीधे अगर इसमें अनुप्रास अलंकार रहता तो जो का, आ का प्रयोग बार बार किया गया है, तो यहाँ अनुप्रास भी दिख रहा है, लेकिन वो विकल्प है नहीं। अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है, क्योंकि रूपक भी यहाँ नहीं दिख रहा है, श्लेष यहाँ नहीं दिख रहा है, दो अलंकार तो यहाँ है ही नहीं। अब प्रश्न बनता है कि हमारा उत्प्रेक्षा है या उपमा है। तो पहले अर्थ जानिए। प्रश्न कर रहा है, जैसे आंख सबको देखता है, आंख द्वारा सबको देखा जाता है, लेकिन आंख न देखी जाए, लेकिन आंख को नहीं देखा जा सकता है। जैसे मैंने जिस तरह से, जिस प्रकार से, जैसे जन, ज्यों है ना, ज्यों ज्यों, जन है ज्यों, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन आंखों को नहीं देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये समानता प्रकट करने वाले शब्द, क्योंकि ऊपर का एक लाइन है नहीं, तो उस पंक्ति से इस पंक्ति का समानता प्रकट किया गया है। तो ये यहाँ ज्यों का अर्थ समानता प्रकट करने में आएगा, जैसे के रूप में आएगा। और जहां सा, सम, सरिस, जस, जैसा, ये सब शब्द अगर आता है, ये सभी का सभी क्या होता है? उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। तो आप यहाँ उपमा अलंकार ही करेंगे, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा में नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको क्या करना है? सोरठा छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, आप ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल आपको याद हो ना हो, लेकिन परिभाषा आपको याद होना चाहिए। लक्षण, परिभाषा मतलब लक्षण। तो देखिए, आप में देखिए दो ही छंद है, जब भी पूछेगा दो ही छंद से पूछेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर कभी कोई एग्जाम्पल देता है, ध्यान रखिए, या तो सोरठा का देगा या तो रोला का देगा। आपके 10 के कोर्स में दो ही अलंकार पूछा जाएगा, सॉरी, दो ही छंद पूछा जाएगा, या सोरठा या रोला। तो सोरठा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यानी आधे में एक समान, आधे में एक समान। तो पहले में और तीसरे चरण में ये इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं सोरठा में, और दूसरे चरण में तथा 60 में लिखवा रहे हैं, तथा चौथे चरण में 11-11 कितनी कितनी मात्रा होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो साफ साफ पूछ रहा है पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 11-11 मात्राएं होती हैं। अगर आपका रोला छंद पूछता है, वीडियो भले लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये नहीं है कि ये परीक्षा में पूछा गया तो अगले साल पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें से हो सकता है कि जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह का प्रश्न बनाकर पूछा। अभी मैं बताया कि सोरठा क्या है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है, और रोला क्या है, तो
सममात्रिक छंद है। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, याद रखिए और नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। ऐसे पूछा जा सकता है कि किस छंद में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, तो रोला। किस छंद में प्रत्येक चरण में ये 24-24 मात्राएं होती हैं, तो रोला। कौन सा छंद सममात्रिक छंद है, तो रोला। ठीक, अब सोरठा से क्या पूछा जाएगा, कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक है, तो सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो 11-11 मात्राएं। सोरठा के दूसरे और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13-13 मात्राएं होती हैं। बस यही प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से आगे बढ़िए। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत आसान सा ये है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है, केवल आप मेरे साथ बने रहे ना। व्याकरण से अगर आप मेरे हिसाब से काम करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कोई प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं। देखिए, सुगम शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए साफ साफ गम। गम एक शब्द है, मूल शब्द है, इसमें सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो हो गया सुगम। सीधा सा अर्थ आपके सामने दिख रहा है, पहला ए यानी कि सु उपसर्ग है। 15वां देखिए, नवरत्न में समास है। कौन सा समास है नवरत्न में, तो जो पहला संख्यावाची शब्द हो और एक समूह का बोध कराता हो, तो आप इसको क्या समझेंगे, द्विगु समास समझेंगे। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और एक समूह का बोध कराता है। यही आपको दो चीज आपको याद रखना है, वो द्विगु समास आपका तैयार रहेगा। कर्मधारय समास में क्या है, विशेषण और विशेष्य का योग होता है, जैसे नील कमल, श्वेत वसन, ऐसा कुछ, नीला कमल, सफेद कपड़ा, तो ये विशेषता बता रहा है कपड़े का, वो विशेषता बता रहा है कमल का, तो विशेषण विशेष होता है। तत्पुरुष में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है ना। गृहगत, घर को गया हुआ, इसमें विभक्तियां छिपी रहती हैं कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है, यथा, प्रति, आ, ये सब शब्द ऐसे होते हैं, अव्यय के शब्द होते हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। 16वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर मैं बताया हूं कि आपको नहीं पर बेटा ध्यान देना है, कि नहीं पर जैसे आया कि पृथ्वी का पर्यायवाची है, सीधे आप ए विकल्प भू देख रहे हैं, भू पृथ्वी का पर्यायवाची है, और अब विकल्प भर करके चले जाएंगे। विकल्प भरने में कोई जल्दबाजी नहीं, नहीं पर आप ध्यान देंगे। क्या पूछ रहा, नहीं है, तो भू है, धरा है, वसुधा है, तीनों है, क्या नहीं है, प्रसून, क्योंकि प्रसून फूल का पर्यायवाची है, तो प्रसून नहीं है। 17वां देखिए, एक प्रश्न आपका विभक्ति और वचन से आएगा, शब्द रूप से। तो शब्द रूप में आप संज्ञा शब्द रूप को थोड़ा उतना भले हल्के से लें, लेकिन सर्वनाम शब्द रूप को हल्के से नहीं लेंगे। आपके बुक में जो सर्वनाम का शब्द रूप है, सर्वनाम का शब्द रूप से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर ये शब्द रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तब सर्वनाम के शब्द रूपों का बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ त्वाम विभक्ति जो है, त्वाम विभक्ति पूछ रहा है कि ये त्वाम शब्द किस विभक्ति का है, ठीक है ना। तो आपको ये क्या बताना है, आपका ए विकल्प सही है, ये द्वितीया एक वचन है। क्या है, द्वितीया विभक्ति एक वचन है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अर्थ के आधार पर देखिए, यहां से एक प्रश्न अर्थ के आधार पर आएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, ठीक है ना। फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है ना। फिर उत्पत्ति का आधार पर वाक्य के भेद। इस पर एक वीडियो मैं बनाया हूं, आप वहां चाहे तो देख सकते हैं। यहां से एक प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो देखिए, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। अब ये पूरा वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, और वीडियो लंबा होता तब घबरा जाते हैं, तो मैं 8 भेदों को लिखवा देता। फिलहाल इसका वीडियो है व्याकरण में, अगर नहीं होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा सर कौन कौन सा 8 होते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, वाच्य से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। वाच्य से ये नहीं होता कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य, भाववाच्य, इस तीनों को घुमा फिरा करके एक प्रश्न यहाँ से हर एक परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा और हर एक सेट में मिलेगा। मतलब यह प्रश्न एकदम क्लियर है कि अर्थ के आधार पर और भी पूछा जाएगा, माने वाक्य से एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न वाच्य से पूछा जाएगा, दो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। विकारी और विकारी भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही पूछा जाता है। तो तीनों प्रश्न हर एक सेट में पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले साल यह नया परिवर्तन हुआ है, नया चेंजिंग हुआ है 2024 में, तो उसके आधार पर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है बेटा? तो कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। सीधा सा फंडा है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न नंबर 20, ये अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि जिसके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वो पद कहलाते हैं। वे पद क्या कहलाते हैं? आपको ये ध्यान देना है। मैं आपको ये बताया हूं कि आपका एक प्रश्न वाक्य से, एक प्रश्न वाच्य से और एक प्रश्न विकारी और विकारी शब्द से अवश्य पूछे जाएंगे और हर एक सेट में पूछे जाएंगे। हर एक सेट में पूछे जाएंगे, चाहे कोई सेट हो, हर सेट में तीनों प्रश्न रहेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। विकारी और विकारी शब्द, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और जिस वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, ये सब आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न, 3 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वो पद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। अलग अलग वाक्य, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अलग अलग वाक्य मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, ठीक है ना। लड़कियां जा रही हैं, लड़की जा रही है, लड़की जाती है। तो यानी कि ये लड़का, लड़की, लड़कियां, ठीक है ना। बालक, बालिका, बालिकाएं, ये रूप बदल रहा है। तो यही क्या है? विकारी शब्द है, विकारी पद। वे पद जिसके रूप कर्ता क्रिया कर्म के आधार पर बदल जाते हैं, विकारी होते हैं, और जो नहीं बदलते उसको अविकारी कहते हैं। तो यहाँ विकारी शब्द कहेंगे जिसका रूप अलग अलग वाक्यों में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आज आप हमारे साथ अब तक बने रहे, काफी पेशेंस के साथ, काफी धैर्य के साथ बने रहे। इसलिए आप अपने जीवन में, अपने परीक्षा में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहें। वीडियो को एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।